आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अभिलंब परावर्तन से ये किस प्रकार भिन्न है। और अगला जो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तंतु में TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ प्रश्न के अंदर 3 भाग दे रखे हैं। पहला तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर अभिलंब परावर्तन से ये किस प्रकार भिन्न है, फिर प्रकाश तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का योगदान। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने के लिए ये चित्र देखो। क्या होता है कि जब हमारे प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, वो दूर हटती जाती है। ठीक है, अगर हम कोण और बढ़ाते हैं तो और दूर हटती जाती है। तो एक ऐसा कोण आ जाता है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, और आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यह आपतन कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी आपतन कोण का वह मान। ठीक है, जहाँ पे ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, और इसको IC से लिखा जाता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब और कोण अगर बढ़ाया जाता है, आपतन कोण का मान अगर और अधिक किया जाता है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम की तरफ, अंदर की तरफ ही मुड़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यदि आपतन कोण का मान, ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपतित किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि ये इसके अंदर अभिलंब से दूर हटने के कारण क्या होता है कि कोण बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो सघन से विरल माध्यम में जाते हैं तभी ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो एक शर्त क्या हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और जो आपतित कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतित कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये हमारी 2 शर्तें हो जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, अब आगे का भाग क्या कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अभिलंब परावर्तन में क्या भिन्नता है उसको बताओ। ठीक है, तो अब हम दोनों की भिन्नता की बात करते हैं। तो परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर क्या होता है उसको देखते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, ये किसी तरह का एक माध्यम है, ठीक है, तो इस माध्यम में क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर आपतित होती है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, और कोण हमारा किससे नापा जाता है, ये है अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब से बराबर कोण पर आपतित और परावर्तित किरण दोनों का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अभिलंब से दोनों कोण बराबर होते हैं तो जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पे परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि दोनों के अंदर अंतर क्या है परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि परावर्तन कब होता है, तो 2 माध्यमों के बीच की सतह पर होता है। तो देखो, ये एक माध्यम और ये दूसरे माध्यम, अगर कोई नीचे माध्यम है तो दूसरे माध्यम की सतह का जो होता है, संपर्क की जो सतह है उनके मध्य क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैंने अभी शर्त बताई थी आपको ऊपर, क्या होती है शर्त, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का प्रवेश होना चाहिए और जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये शर्त अगर पूरी होती है तभी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि परावर्तन के लिए ये शर्त नहीं है, किसी भी कोण पर आपतित हो सकती है और 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर क्या होगा, सदैव परावर्तन होगा, किसी शर्त की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि परावर्तन में प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम होती जाती है। क्यों होती है कम, तो इसको समझने के लिए देखो कि अगर मान लो ये जो माध्यम होता, अगर ये कांच होता, अगर माध्यम हमारा क्या हो जाता, अगर ये कांच होता और इसके ऊपर कोई भी परत नहीं है सिल्वर की, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रकाश का कुछ भाग क्या होता, यहाँ पे अपवर्तित होकर कांच के अंदर प्रवेश कर जाता। ठीक है, अपवर्तित होकर प्रकाश के अंदर प्रवेश कर जाता और कुछ भाग क्या हो जाता, परावर्तित हो जाता। ठीक है,
तो क्या होता है कि आधी तीव्रता, कुछ तीव्रता इस तरफ आ जाती है और कुछ तीव्रता इस तरफ चली जाती। तो तीव्रता के अंदर क्या आ जाती है, परावर्तन के कारण तीव्रता के अंदर क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, और इसके अंदर तीव्रता के अंदर कमी नहीं आती पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जिसके कारण ज्यादा तीव्रता रहती है। जितनी तीव्रता प्रारंभ में रहती है उतनी ही अंत तक रहती है, जिससे क्या होता है, ज्यादा चमकदार चीजें बनती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने वाली जो वस्तुएं होती है वो ज्यादा चमकदार होती है, जैसे कि हीरा। हीरे का चमकना किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ तीव्रता ही परावर्तित होती है, कुछ तीव्रता अपवर्तित हो जाती है, जिससे तीव्रता के अंदर क्या आती है, कमी आती है। तीव्रता के अंदर क्या आती है, कमी आती है। और इसके अंदर जो पूरी तीव्रता होती है, प्रकाश की जितनी तीव्रता होती है उतनी की उतनी तीव्रता क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये यहाँ पे जिस तीव्रता का यहाँ पे प्रकाश आ रहा है उतनी ही तीव्रता का प्रकाश अंदर की तरफ परावर्तित हो जाएगा, तो तीव्रता के अंदर कमी नहीं आती। ठीक है, अगर कमी आती भी है तो बहुत कम आती है और अन्यथा कमी नहीं आती। ठीक है, तो इसी शर्त का प्रयोग करते हैं कि तीव्रता के अंदर कमी नहीं आती, तो अगर माध्यम को, अगर हम संचार के लिए अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अगर प्रयोग करें तो हमें तीव्रता का में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करके प्रकाश तंतु के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है, ये होती है हमारे प्रकाश तंतु की, ये क्या है, संरचना है प्रकाश तंतु की। अब प्रकाश तंतु के अंदर अंदर वाला जो भाग होता है उसको कोर या क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर या क्रोड कहते हैं। और बाहर वाले भागों को क्या कहते हैं, अधिपटन या क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिपटन या क्लेडिंग कहते हैं। ठीक है, और बाहर वाली जो भाग होती है ये होती है हमारी कोटिंग यानी बाहरी सतह। ठीक है, ये हमारी क्या है, बाहरी सतह, जो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब होता क्या है, अभी हमने समझा था बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तीव्रता में कमी नहीं आती, तो क्या होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो कोर होता है अंदर वाला भाग, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, इसके म्यू का मान, यानी अपवर्तनांक का मान क्या होता है, इस क्लेडिंग से अधिक होता है। ठीक है, इसकी क्लेडिंग से यानी जो अधिपटन है इससे क्या होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है अधिक होता है। तो देखो प्रकाश की किरण बहुत कोण पर क्या करती है कि इस कोर के अंदर आती है, फिर यहाँ बाहर क्या है, हमारा अधिपटन या क्लेडिंग है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ बाहर वाला जो भाग हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, विरल माध्यम हो गया, और अंदर वाला कोर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी प्रकाश की किरण, और कोण का मान आंतरिक कोण से अधिक होगा क्रांतिक कोण से, तो क्या हो जाएगा कि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होती है, फिर इस वाला इधर भाग है वापस सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो यहाँ पे आते ही क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचार में यानी सूचना को अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है बिना तीव्रता में कमी किए। ठीक है, तो तीव्रता में कमी किए बिना संचार को दूर तक भेजा जा सकता है, इसलिए तीव्रता में कमी कम होती है, इसलिए प्रकाशीय तंतु का आजकल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। तीव्रता में कमी कम होती है। ठीक है, यानी तीव्रता, जिस तीव्रता का संचार भेजा जाता है उतनी ही तीव्रता कम होती है, तीव्रता में कमी कम होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तीव्रता में कमी कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग संचार व्यवस्था के अंदर प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। तो इस प्रकार हमने तीनों बातों को समझा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में क्या अंतर है, और प्रकाश तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या योगदान है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।